आज अपन अंकेक्षण का अगला चैप्टर शुरू करते हैं। विभिन्न संस्थाओं का अंकेक्षण। इनमें अपने कोर्स में बैंकिंग कंपनियों का अंकेक्षण, बीमा कंपनियों का अंकेक्षण, शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण, क्लब का अंकेक्षण, होटल का अंकेक्षण और धार्मिक संस्थाओं का या धर्मार्थ संस्थाओं का अंकेक्षण शामिल है। आज अपन सबसे पहले बैंकिंग कंपनी के खातों का अंकेक्षण शुरू करेंगे। बैंकिंग कंपनी भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार स्थापित की जाती है और इस अधिनियम के अनुसार ही एक बैंकिंग कंपनी को अपने खाते तैयार करने होते हैं। इनकी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार बैंकिंग कंपनी तथा बैंकिंग व्यवसाय का आशय ऋण देने या विनियोजन के लिए जनता से जमाएं अथवा निक्षेप स्वीकार करने से होता है, जिन्हें उनके मांगने पर अथवा अन्य प्रकार से तथा चेक ड्राफ्ट द्वारा निकासी अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा पर लौटाए जा सकते हैं। बैंकिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय संचालित करती है। बैंकिंग कंपनियों के संबंध में कुछ बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के द्वारा बैंकों के कार्यों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो एक अंकेक्षक को ये ध्यान रखना होता है कि कहीं बैंकिंग कंपनी ने किसी प्रतिबंधित या आरोपित प्रतिबंध के अंतर्गत तो कार्य नहीं किया है। उसमें धारा 8 कहती है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के क्रय विक्रय या विनिमय के कार्य में संलग्न नहीं हो सकती है और अन्य पक्षों की ओर से भी इस टाइप का कार्य नहीं कर सकती। एक और प्रतिबंध है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी सहायक कंपनी के अतिरिक्त अन्य किसी भी कंपनी की प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल के 30% से अधिक शेयर न तो प्लीज कर सकती है, न मॉर्गेज और न ही उस पर पूर्ण स्वामित्व के आधार पर उन्हें धारण कर सकती है। इसके साथ एक और 30% का प्रोविजन जुड़ा हुआ है कि वह उसमें अपना विनियोग अपनी पूंजी के 30% से अधिक भी नहीं करना चाहिए। तो ये व्यापार पर प्रतिबंध है। इसी तरह एक धारा 9 के अनुसार नॉन बैंकिंग संपत्तियों को प्राप्त करने और उसको निष्पादन करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑडिटर को देखना चाहिए कि बैंकिंग कार्य के लिए अचल संपत्तियों के अलावा अन्य अचल संपत्तियों की खरीद तो बैंक ने नहीं की है, परंतु उनकी जमानत पर ऋण वो दे सकती है। नॉन बैंकिंग जो एसेट्स है उनका वो अधिग्रहण कर सकती है, परंतु उसकी जो आय है वो प्रत्यक्ष से दिखाई हुई है या नहीं, इसकी भी जांच करनी होती है। नॉन बैंकिंग कंपनियों के संबंध में ये भी अंकेक्षक को देखना होता है कि नॉन बैंकिंग संपत्तियों की प्राप्ति की तिथि से 7 वर्ष के अंतर उनका निष्पादन अनिवार्य होता है
रिजर्व बैंक चाहे तो ग्राहकों के हित में इस अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा सकती है। धारा 10 के अनुसार प्रबंध के संबंध में भी जो प्रावधान है उसमें संचालक मंडल के कुल सदस्यों का कम से कम 51% ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो लेखाकर्म, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून और लघु आकार के उद्योगों से संबंध रखते हों। इसी तरह अंकेक्षक को देखना चाहिए कि धारा 11 के अनुसार न्यूनतम पूंजी कोष के प्रावधानों का भी पालन हुआ है या नहीं। पूंजी संरचना के संबंध में भी धारा 12 के प्रावधानों का पालन हुआ है यानी इसकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इस धारा 12 के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, प्रार्थित पूंजी, वो अधिकृत पूंजी के 50% से कम नहीं हो सकती है, और जो प्रदत्त पूंजी है वो प्रार्थित पूंजी के 50% से कम नहीं हो सकती है। इसी तरह से एक अंशधारी को कुल मताधिकार के 10% से अधिक के मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, तो इसका भी उसे जांच कर लेनी चाहिए। धारा 13 के अनुसार कोई बैंकिंग कंपनी अपने अंशों के प्रदत्त भाग के 2.5% 2.50% से अधिक कमीशन, दलाली या छूट या पारिश्रमिक नहीं दे सकती है, तो ऐसा तो भुगतान नहीं हुआ, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। इसी तरह से अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि अदत्त पूंजी पर प्रभार तो कहीं स्थापित नहीं कर दिया गया है, क्योंकि धारा 14 बताती है कि बैंकिंग कंपनी अपनी अदत्त पूंजी पर किसी प्रकार का प्रभार उत्पन्न नहीं कर सकती है, तब तक नहीं कर सकती जब तक कि रिजर्व बैंक से उसे लिखित में ऐसा प्रमाण पत्र न मिल जाए। इसी तरह अंकेक्षक को देखना चाहिए कि बैंकिंग कंपनियों की संपत्तियों पर चल प्रभार स्थापित करने के हिसाब से कोई अधिकारी ने संपत्तियों पर किसी प्रकार का चल प्रभार मतलब फ्लोटिंग चार्ज तो उत्पन्न नहीं कर दिया है, क्योंकि यह तभी हो सकता है जब रिजर्व बैंक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि धारा 15A के प्रावधानों का पालन हुआ है या नहीं, क्योंकि कोई भी बैंकिंग कंपनी तब लाभांश का वितरण नहीं कर सकती है जब तक कि उसके स्थापना व्यय, अंशों के निर्गमन के व्यय इत्यादि को पूर्णतः अभिलिखित नहीं कर दिया गया है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि वैधानिक संचिति का जो निर्माण है वो धारा 17 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया हुआ है या नहीं, क्योंकि यदि केंद्र सरकार वैधानिक संचिति में राशि हस्तांतरित करने से मुक्त कर दे तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा वैधानिक संचिति का निर्माण धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार करना ही होता है, जो वर्तमान में 25% है कि जो भी लाभांश है उसको बांटने से पूर्व जो बैंक का लाभ है उसका 25% वैधानिक संचिति में हस्तांतरित करना होता है। इसी तरह से कुछ दशाओं में धारा 20 के अंतर्गत ऋण और अग्रिम देने संबंधी भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कोई बैंकिंग कंपनी स्वयं अपने अंशों की प्रतिभूति पर ऋण तो उसने प्रदान नहीं किया है। इसी तरह उसे देखना चाहिए कि अपने संचालकों को या उनकी ओर से किसी को ऋण देने का अनुबंध तो नहीं किया है। उसे ये भी देखना चाहिए कि ऐसी फर्म को ऋण तो नहीं दिया है जिसमें उसके संचालक भागीदार हैं या कर्मचारी हैं या गारंटी दाता हैं या उनका हित सन्निहित हो। अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि ऐसी किसी कंपनी को तो ऋण नहीं दिया गया है जिसमें किसी संचालक का महत्वपूर्ण हित जुड़ा हुआ है, और किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा ऋण तो नहीं दिया गया जहां संचालक, भागीदार या गारंटी दाता के रूप में उसका कोई हित जुड़ा हुआ हो। अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार मांग और समय देयताओं का आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से हस्तस्थ रोकड़, बैंकों के पास जमा रोकड़
जिसमें आरबीआई में जमा है उसको छोड़ दें। मांग और अल्प सूचनाओं पर राशि, स्वर्ण और गैर भारित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में प्रत्येक दिन की व्यापारिक गतिविधियों के अंत में जो भी प्रतिशत निर्धारित है वो विद्यमान है या नहीं। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक को शुद्ध मांग और समय देयताओं की आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से आवश्यक प्रतिशत राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास खुले हुए चालू खातों में जमा करवाई हुई है या नहीं। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि धारा 26 के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में 30 दिन के अंदर ऐसे खातों के संबंध में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना दी है या नहीं, जो भी सेट निर्धारित फॉर्मेट है उसमें दी है या नहीं, जो 10 वर्षों से अधिक से नहीं चलाए जा रहे हैं। स्थायी जमाओं के केस में 10 वर्ष की अवधि परिपक्वता तिथि से ही गिनी जाएगी। इसके अलावा अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि बैंकिंग कंपनी द्वारा समय समय पर फाइल की जाने वाली जो विवरणियां हैं उनको नियमानुसार फाइल किया गया है या नहीं किया गया है। इसके अलावा अंकेक्षक को मुख्य रूप से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसको नियमानुसार सही तरीके से लेखांकित किया गया है, उनसे होने वाली आय को भी सही तरीके से लेखांकित किया गया है या नहीं। बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों को जो नॉन परफॉर्मिंग या गैर निष्पादनीय संपत्ति जो मानने के आधार हैं उन आधारों का पालन करते हुए उसे नॉन परफॉर्मिंग माना गया है। जैसा कि जो टर्म लोन हैं उनके संबंध में मूलधन और ब्याज की राशि 90 दिन से अधिक अवधि से बकाया है तो वो नॉन परफॉर्मिंग होती है। रोकड़ साख और बैंक ओवरड्राफ्ट के खाते 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अनियमित रहें तो ही वो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं। भुनाए गए बिल तथा अन्य राशि यदि 90 दिन से अधिक अवधि से बकाया है तभी वो नॉन परफॉर्मिंग होती है। और अल्पकालीन फसलों के केस में जो कृषि ऋणों की किस्तें हैं वो गैर निष्पादनीय तभी मानी जाएगी जब उनका ब्याज और मूलधन या दोनों ही एक मौसमी फसल मतलब वन क्रॉप सीजन की अवधि से अधिक से बकाया हों। इसी प्रकार यदि खातों पर बकाया राशि लगातार स्वीकृत सीमा के बाहर हैं तो ऐसे खातों को नियम विरुद्ध यानी अनियमित आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स अनियमित खातों की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए ये भी अंकेक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई नॉन परफॉर्मिंग का प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आता है वार्षिक खातों की बात। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारत में सम्मिलित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी अपने समस्त व्यापार के संबंध में उस वर्ष से संबंधित लाभ हानि खाता चिट्ठा तैयार करती है और उसका स्वरूप जो कि बैंकिंग नियमन अधिनियम की तृतीय अनुसूची में दिया गया है उसके अनुरूप ही होना चाहिए। वार्षिक खातों का जो अंकेक्षण है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि धारा 30 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों के वार्षिक खातों के संबंध में जो अंकेक्षण किया जाता है, जो बैंकिंग कंपनियों द्वारा तैयार किए गए लाभ हानि खाते और चिट्ठे का अंकेक्षण या तो भारत में सम्मिलित बैंकिंग कंपनी की दशा में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रमाणिक अंकेक्षक ही उसका अंकेक्षण कर सकता है और भारत के बाहर सम्मिलित बैंकिंग कंपनी के लिए जो उपयुक्त योग्यता रखने वाले
जो अंकेक्षक हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसी के द्वारा अंकेक्षण करवाया जाता है। और जो अंकेक्षक है उसके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कार्य के संबंध में बैंकिंग कंपनी के लिए भी वही हैं जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियों के अंकेक्षक को अधिकार कर्तव्य दिए गए हैं। भारत में समामेलित बैंकिंग कंपनी के वार्षिक लेखे पर कंपनी के प्रबंधक या प्रमुख अधिकारी और कम से कम 3 संचालकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसी तरह लाभ हानि खाते और चिट्ठे का बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत एक निश्चित प्रारूप है। अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह देखे कि दोनों उसी स्वरूप में बनाए गए हैं या नहीं। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी को पुस्तक ऋणों तथा ऋण और अग्रिम के संबंध में विस्तृत सूचना देना आवश्यक है। इसलिए कंपनी अंकेक्षक को देखना चाहिए कि ये सूचनाएं सही दी गई है या नहीं। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे वार्षिक खातों का प्रकाशन और उन्हें फाइल करना।